नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। कोविड-19 के खतरे के बीच झारखंड में राजनीति में शाह और मात का खेल जारी है। एक तरफ जहां सीएम हेमंत सोरेन केंद्र सरकार पर राहत और पुनर्वास के मामले में आक्रामक हैं, तो वहीं विपक्ष में बैठी बीजेपी राज्य सरकार पर चिकित्सा और राहत के मामले में पर्याप्त इंतजाम नहीं कर पाने का आरोप लगा रही है। झारखंड में बह रही राजनीतिक बयार के बारे में बीजेपी के विधायक दल के नेता और राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी से बात की हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ ने। राजनीति एक सतत प्रक्रिया है, इसमें अर्ध विराम लगते हैं, पूर्ण विराम नहीं लगता। बाढ़ की विभीषिका हो, सुखाड़ का संकट हो या फिर कोविड-19 का खतरा हो, राजनीति इसके साथ साथ कहीं ना कहीं समानांतर चलती रहती है। झारखंड में राजनीति किस तरीके से चल रही है, कोविड-19 का खतरा किस तरीके से बरकरार है, गर्मी का महीना आ रहा है, अब सुखाड़ किस तरीके से झारखंड को परेशान करेगी और इन तमाम चीज़ों के बीच में राजनीति किस तरह से होगी, अगर इनके सवालों के जवाब हमें विधायक दल के नेता भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी जैसे वरिष्ठ राजनीतिक शख्सियत से जानने का मौका मिले तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। आज इस विशेष चर्चा में हमारे साथ मौजूद है खुद बाबूलाल मरांडी। सर, हमारी इस खास बातचीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली बात, कोविड-19 का खतरा वैश्विक महामारी है। इस वैश्विक महामारी के दौर में झारखंड की स्थिति और यहाँ पर राज्य सरकार जिस तरीके से राहत, बचाव और पुनर्वास के काम कर रही है, उसको किस तरीके से आज की तारीख में आप आंकते हैं? देखिए, कोविड जो 19 है और ये तो एक वैश्विक महामारी हो गया, एक प्रकार से पूरे दुनिया को अपने चपेट में ले लिया है। और जो दुनिया के जो बड़े बड़े विकसित देश थे जिनके पास स्वास्थ्य की ढेर सारी सुविधाएं थी, आज उन राज्यों की भी हालत हम लोग देख रहे हैं, उन देशों की भी क्या स्थिति है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अपने यहाँ भी हम कहेंगे कि जब देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की तो पूरा देश और झारखंड ने भी, यहाँ की जनता ने भी उसको गले लगाए एक प्रकार से और उसका लोगों ने अनुपालन किया। दर्शकों को बता दें कि यह इंटरव्यू आपके घर में हो रहा है और बिल्कुल घरेलू वातावरण में है और हम लोग दो लोगों के अलावा मैं ये कह सकता हूँ कि झारखंड सरकार की ओर से जितनी उम्मीदें की गई थी उस उम्मीद के अनुरूप नहीं है। भरसक वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पहले उम्मीद तो थी झारखंड सरकार से कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी भी प्रवासी है, समझिए, कहाँ वुहान की शहर से वो घूमते हुए भारतवर्ष आया और फिर झारखंड भी आया। तो हम लोग शुरू से ही इस बात को पर जोर देते रहे हैं कि जो भी लोग आवे उनकी प्रॉपर जांच हो जाए, उनकी क्वारंटाइन हो जाए। तो जिस प्रकार से या जितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं कि उस अनुपात में जांच और क्वारंटाइन नहीं हो पा रहा है। लोग गाँव में जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, जहाँ गांव के लोग अधिक सतर्क हैं तो वो लोगों को घर नहीं घुसने दे रहे हैं, तो बाहर में रह रहे हैं। बाहर में भी जगह की इतनी कमी है कि स्कूल भी कहीं भरा हुआ है, आंगनबाड़ी केंद्र भी भरा हुआ है, तो कोई कहीं तो पेड़ के नीचे लोग खबर करते हैं कि भाई हम लोग पेड़ के नीचे रह रहे हैं। तो कठिनाइयों के बावजूद भी लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन उन जगहों पर सरकार की उपस्थिति जितनी होनी चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। सर, एक सवाल, हेमंत सोरेन सरकार 29 दिसंबर को झारखंड में सत्ता में आई। 24 मार्च से झारखंड में लॉकडाउन, झारखंड क्या पूरे देश में कह लीजिए, प्रधानमंत्री की अपील के बाद पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया। इस बीच के समय में जाहिर सी बात है झारखंड में बुनियादी सुविधाओं का थोड़ा अभाव तो रहा है। वो स्वास्थ्य की बात कर लें, बिजली की बात कर लें या शिक्षा की बात कर लें, अभावग्रस्त यह राज्य रहा है अपने निर्माण काल से ही। आप तो चूंकि पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं तो उस समय से लेकर अभी तक परिस्थितियों को बहुत करीब से आपको देखने, जानने, समझने का मौका मिला है। इस बीच में हेमंत सोरेन का एक लगातार आरोप आता रहा है, जो राज्य के मुखिया हैं, कि हमें जो विरासत में चीजें मिली हैं और जिस तरीके से केंद्र सरकार से हमें सहायता मिली है वो इस संकट से निपटने के लिए नाकाफी है। इस बात से कितना सहमत हैं आप?
नहीं, मैं ये कहूँगा कि केंद्र सरकार ने जो गरीबों को बड़ी तादाद में, जिसे हम कहेंगे कि केंद्र की ओर से, भारत सरकार की ओर से, एक तो अनाज प्रचुर मात्रा में, जितनी ज़रूरत है उतना भेजा गया। फिर जो गरीबों को उजाला योजना के तहत जो गैस मिलता है फ्री में, वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में मिला। फिर जिसके जन धन खाता के तहत लोगों ने जो खाता खोले थे, वैसे गरीबों को भी सीधे पैसा उनके खाता में भी भेजा गया। तो इस प्रकार की कई, फिर आपदा से लड़ने के लिए भी राज्य सरकार को पैसे भेजे गए। तो हम तो यही कहेंगे, और हमने बार बार कहा कि भाई सरकार पहले तो बतावे उनको क्या क्या मिला है और कितना मिला है, और उसमें उन्होंने क्या खर्च किया है। तो ये बताते नहीं हैं, ये बोलते नहीं हैं, सिर्फ एक ही बात वो रट लगाए हुए हैं, केंद्र हमको सपोर्ट नहीं करे, केंद्र हमको इतना हम मांगे वो दे नहीं रही है। उन्होंने कहा कि भाई कितना आपको मिला और आपने किन किन मद में कितने खर्च किया, ये आप बताइए। अगर उसमें से कमी होगी तो हम लोग भी कोशिश करेंगे आपकी, जो कि राज्य के लोगों की देखभाल करना सरकार का ही सिर्फ जिम्मेवारी नहीं है, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन ये तो उनको बतानी पड़ेगी ना। मुख्यमंत्री पारदर्शिता पूरे मामले में नहीं बरत रहे हैं। कहाँ बता रही है? अगर अखबार में ही देखते ना कि भाई इतनी अनाज मिला, इतना पैसे मिले, इतना हमने ये खर्च किया इस मद में, तो फिर और पैसा हम लोग कहते कि नहीं साहब, सरकार इतनी खर्च करे, इतनी खर्च हो चुका, आप झारखंड को और दीजिए पैसा। सर एक सवाल, कुछ विभाग ऐसे हैं जो संघीय शक्तियां हैं, केंद्र और राज्य के बीच में जो विभागों का बंटवारा होता है, कार्यों का बंटवारा होता है, उसमें कुछ शक्तियां, कुछ विभाग केंद्र के साथ मौजूद हैं, जिसमें एक रेल मंत्रालय भी आता है। रेल मंत्रालय ने ऐसी क्या व्यवस्था करी है कि तमाम प्रवासी जो मुसीबत में फंसे हैं, दूर दराज के इलाकों में फंसे हैं, वह अपने घरों तक आ रहे हैं, बावजूद इससे उनसे टिकट के पैसे वसूल किए जा रहे हैं। इसमें क्या कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कह सकते हैं कि सूचनाओं की कमी है? आखिर मामला है क्या? नहीं, टिकट उन लोगों से पैसे नहीं वसूला जा रहा है। जो उसमें से प्रावधान किया गया था कि भाई 85% भारत सरकार यानी रेल मंत्रालय व्यय करे, 15% जहाँ से लोग चलते हैं, जिन राज्यों के लोग जाएंगे तो उनको अदा करनी, इतना प्रावधान किया गया। तो ये भी इसलिए प्रावधान किया गया है ताकि व्यवस्थित तरीके से लोग आ सके। आखिर कोई ना कोई मैकेनिज्म तो आपको खड़ा करनी पड़ेगी, तो इस कारण से। और नहीं तो फिर देखे होंगे जब लोगों को यूं ही प्रचार हो जाता है तो इतनी लोग भीड़ रेलवे स्टेशन में लोग पहुंच जाते हैं, तो फिर बड़ा मुसीबतें होती है, फिर लोगों को डिस्पर्स करना वहाँ से एक बड़ा कठिनाई पैदा होती है। तो उसको कंट्रोल करना ये भी एक ज़रूरी है। तो 15% बिल्कुल नॉमिनल होता है। बीच में जो जहाँ कहीं से घटनाएं आई, हम लोगों ने भी पता किया तो उसमें से क्या हुआ, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई बिचौलिया पैदा हो गए। रेलवे मंत्रालय ने वहाँ के सरकार या पदाधिकारी को टिकट दिया, जैसे वो 15% ऑफ करके, तो फिर रेलवे मंत्रालय ने जब वहाँ की राज्य सरकार के को क्या कहते हैं टिकट दिया, तो फिर राज्य सरकार ने फिर किसी न किसी को पकड़ा। आखिर कैसे लोगों को स्टेशन में या ट्रेनों में चढ़ाया जाए, किन लोगों को, तो कोई ना कोई बाहर में लोग काम करता है, तो कोई एनजीओ बना रखा है, कोई समाज के इस प्रकार से चालाक लोग होते हैं जिनके साथ लोगों का संपर्क होता है, यानी भिन्न भिन्न अवसरों पर लोगों को इकट्ठा करते रहे हैं वैसे वैसे लोग। तो कहीं ना कहीं ये जो बीच में जो बिचौलियापन आई, तो उसमें शुरू के दिनों में ये शिकायतें आई, लेकिन अब तो कोई इस प्रकार की शिकायतें नहीं आ रही। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का मानना है कि शुरू में जब प्रवासी लोगों को अपने गृह राज्यों में वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, तो उस दौरान कुछ परेशानियां हुई और उन परेशानियों की वजह से यह तमाम खबरें बाहर निकल कर आई, लेकिन अब स्थिति सामान्य है, सब लोग स्मूथली अपने गृह राज्यों की तरफ वापस लौट रहे हैं।
और भी कई सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्रवासी आ रहे हैं झारखंड अपने गृह राज्य को वापस, अब क्या वापस वह अपने रोजी रोटी की जुगाड़ में फिर से झारखंड के बाहर जाएंगे या यहां पर कोई व्यवस्था हो रही है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं और तब से लेकर अब तक झारखंड की विकास की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के सतत गवाह भी रहे हैं। लगातार तमाम परिस्थितियों को बनते बिगड़ते देखा भी है इन्होंने। इनसे सर एक सवाल यह है कि कल ही रांची के उपायुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रांची को रेड जोन से ऑरेंज जोन में आने के लिए बधाइयां दी हैं और प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों की तारीफ की है। यह एक बहुत अच्छी खबर है, लेकिन एक मामला है जो कहीं ना कहीं निकल कर सामने नहीं आ पा रहा है कि कितने टेस्ट हो रहे हैं, कितने पॉजिटिव, कितने नेगेटिव और कितने लोग क्यू में हैं। यह आंकड़े प्रशासन नहीं बता रही। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि सूचनाओं को छुपाने की कोशिश की जा रही है, रांची को एक सोची समझी रणनीति के तहत ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में कन्वर्ट किया जा रहा है किसी खास उद्देश्य से? देखिए, हमारे शुरू से ही ये मांग रही है और अब लगातार आवाज़ हम उठाते रहे। एक तो हमने कहा कि भाई जांच में थोड़ा गति आनी चाहिए और हम थोड़ा अधिक लोगों की हम जांच करें, लेकिन उसमें जैसा शुरू से चल रहा है उसी प्रकार से चल रहा है। समझिए कि कोई बहुत स्पीड भी नहीं है, बल्कि 4-5 दिन का बैकलॉग चल रहा है जो अखबारों में बीच बीच में छपता है। हम लोगों ने बार बार मांग की, यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने भी संज्ञान में लिया था और उन्होंने कहा था भाई प्रत्येक दिन आप जारी करें, आपने कितने लोगों की जांच करें, प्रत्येक दिन कितने लोगों की रिपोर्ट आ रही है। तो इस काम में बिल्कुल सुस्त है एक प्रकार से। तो हमें लगता है ये थोड़ा सा डर भी लगता है कि अगर इतनी जांचें नहीं होंगे, बहुत सारे लोग अब तो आ रहे हैं बाहर से, लगभग आज हम किसी अखबार में देख रहे थे 3 लाख से अधिक लोग आ चुके हैं और हमें लगता है 30 तारीख तक और 3 लाख लोग आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 6-7 लोग आ ही जाएंगे। तो ये बड़ी संख्या, अगर उनकी जांच नहीं हुई ठीक से और थोड़ी भी कोताही हुई तो फिर ये लंबी समय तक बीमारी झारखंड में रह सकता है। तो ये कठिनाई हो सकती है। अब सरकार को करना चाहिए उसमें से। हमने सरकार को पत्र भी लिखा था कि भाई आप नए मशीन और खरीद के मंगवाइए जितना जल्दी हो सके। सर, अभी जितने प्रवासी आ रहे हैं बाहर से या राज्य में भी जो मजबूर हैं, जिनके पास रोजी रोटी का संकट है या जिनके पास खाने के लिए अनाज उपलब्ध नहीं है, पार्टी एक तो मोदी आहार किट के जरिए इन लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। पार्टी के संगठन की अलग अलग इकाइयां हैं, उन इकाइयों के द्वारा लोगों को नियमित तौर पर भोजन मुहैया कराया जा रहा है। अब एक बड़ा सवाल, सर भोजन तक तो ठीक है, 7-7.5 लाख के आसपास प्रवासी पहुंचेंगे राज्य में, जो दूसरे राज्यों में जाकर दूर दराज के प्रदेशों में रहकर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर रहे थे। ऐसे में जिन परिस्थितियों में वह वापस आ रहे हैं, अभी अगले आने वाले कुछ समय तक वह वापस लौट के जाना नहीं चाहेंगे। उनके रोजगार के लिए आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी चूंकि केंद्र में मौजूद है और यहाँ भले ही विपक्ष में हो, लेकिन क्या कुछ योजनाओं के साथ उपलब्ध है? क्या विचार है पार्टी के? देखिए, 2 बातें हैं कि एक तो जैसे आपने कहा ना कि उनके लिए भूखे तो खैर कोई सोएंगे नहीं, इसलिए कि भारत सरकार ने काफ़ी कुछ अनाज, जैसे प्रत्येक महीना 1,44,000 टन अनाज झारखंड को मिलता है। तो एक और फिर झारखंड में भी जो अनाज होते हैं, तो कुल मिलाकर के झारखंड की आबादी के हिसाब से जितनी ज़रूरत है उतनी अनाज झारखंड को मिल जाता है। बाहर से मिल जाता है, कुछ यहाँ किसान भी पैदा करते हैं, सब मिला कर के। उसमें जो थोड़े बहुत अव्यवस्थाएं हैं, यानी जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है, तो आपने अगर ध्यान दिया होगा कि हम 2 दिन पहले सरकार को एक पत्र हम लिखे
क्योंकि पहले भी भूख से मरने वालों की शिकायत आती रही है और हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी 8-9 लोगों की मौतें हुई, वो भी अखबार में आए। वो सिमडेगा की संतोषी से सिलसिला वो चल पड़ा है। तो अभी भी देवघर मोहनपुर में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। तो शुरू से सरकार मानती नहीं है कि भूख से मौत हुई है, और जो ग्राउंड से उनके परिवार से जो खबरें आती है भूख से मौत हुई। तो हम उसमें नहीं जा करके हमने इतना ही कहा सरकार को, हमने पत्र लिखा कि भाई कोई भी व्यक्ति परिवार भूखे नहीं सोए, यार इस प्रकार की नौबत नहीं आवे। तो इसका एक ही इलाज है कि जब हमारे पास यहाँ भी किसान पैदा करते ही हैं और प्रत्येक माह 1,44,000 टन अनाज झारखंड को मिलता है, तो हमें नहीं लगता है कोई भूखे सोएंगे। तो जरूरत है उसको ठीक से मैनेज करने की और सही लोगों के यहाँ तक पहुँचाने की। तो हमने कहा कि भाई सरकारी पदाधिकारी जैसे ब्लॉक के बीडीओ है, पंचायत स्तर और ब्लॉक स्तर पर एमओ होते हैं, मार्केटिंग अफसर, जो इन लोगों के जिम्मे रहता है, और पंचायत स्तर पर बीएलडब्ल्यू होते हैं। तो हमने कहा कि इन 3 कर्मचारियों को, पदाधिकारी को आप उत्तरदायित्व दीजिए, जिम्मेवारी इनको दीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर भूखे मर गए तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करिए, ताकि सही लोगों को अनाज मिल सके और कोई भूखे नहीं सोएंगे। तो हमने इसलिए इस बात को कह रहे थे। तो एक पार्ट है, कोई भूखे तो नहीं मरेंगे। भारत सरकार के आपने सुना होगा कि एक अगले क्या कहते हैं, एडवांस में अनाज लोगों को भेज रहे हैं हर राज्य को, और अगले 1 साल के लिए कोई दिक्कतें नहीं। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि 1 नेशन 1 कार्ड के भी, राशन कार्ड के भी योजनाएं चल रही है, ताकि जैसे यहाँ से मजदूर कहीं चले गए अपने राशन कार्ड उनका वहाँ भी वो कहीं भी वो अनाज निकाल सकते हैं। तो एक बड़ा कदम है, इसको कह सकते हैं। अब आइए रोजगार की बात, ये थोड़ा कठिन है। तो किसानों के पास जो खेत खलिहान है वहाँ तो लोग रोजगार करेंगे, लेकिन रोजगार लोगों का स्थायी रूप से मिले तो उसके लिए राज्य सरकार को मेहनत करनी पड़ेगी और राज्य सरकार को उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी राज्य सरकार की उसमें बहुत कुछ प्लानिंग योजना दिख नहीं रहा है। सरकार ने 2-3 घोषणाएं की थी। एक घोषणा तो आप सबने देखा होगा कि मनरेगा के तहत मजदूरी की बात, उसको प्लांटेशन को भी उसी के साथ जोड़ा। तो कुल मिलाकर के समथिंग कुछ करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना या पौधे लगाना, एक तो इन्होंने ये कहा। दूसरा, कोई जल समृद्धि योजना की, यानी छोटे छोटे तालाब वगैरह बनाने की। तो अच्छा है, कोई हम योजना की नहीं कर रहे, लेकिन हमारा मत है कि उतनी मात्रा से यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, मैंने पर्याप्त नहीं होगी, ये बहुत ही कम होगा। तो इतने लोग तो जो झारखंड में रह रहे थे पहले से ही लोग रह रहे थे। हमारा सरकार से निवेदन है कि भाई आप यहाँ पर लोगों को रोजगार मिले तो 2-3 काम सरकार को करनी चाहिए। एक तो क्षेत्र को आइडेंटिफाई करना चाहिए, किन क्षेत्र के लोग सबसे अधिक बाहर जा रहे हैं, तो उन क्षेत्रों को चिन्हित करके और उन क्षेत्रों में उद्योग कैसे लगे, और उद्योग लगे तो उसके लिए आपको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सामान्यतया सड़कें वगैरह तो है, लेकिन उद्योग के लिए चाहे कृषि आधारित उद्योग ही लगाएगी सरकार, तो सबसे जरूरी है बिजली की। अब बिजली की जो व्यवस्था है, वो ट्रांसमिशन के जो सिस्टम है, वितरण किया है, वो बहुत ही लचर है। अभी भी गाँव से जो रिपोर्ट आती है, कहीं 5 घंटा 6 घंटा, कहीं 2 घंटा, कहीं 3 घंटा, थोड़ी सी बारिश वारिश हो गया अंदर उंदर तो कई दिनों तक बंदे रहता है। तो हमारा कहना है कि बिल्कुल एक ब्लॉक या एक लाख की आबादी पर, या उससे भी और कम की आबादी जिस प्रकार से दूरियां होती है, या हमें उद्योग भी लगानी है, तो उन क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करके हमें बिजली वहां तक ठीक से पहुंचानी। पावर सब स्टेशन है, ग्रिड है, जो भी बनाना पड़े युद्ध स्तर पर। अगर ये हमारी बिजली की कमी पूरी हो जाएगी तो किसान जो अनाज उपजाएंगे, सब्जी उपजाएंगे, तो फिर हम छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज भी बना सकते हैं। तो एक चेन सिस्टम भी बन सकता है। जिस सप्लाई चेन सिस्टम की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना कि चेन सिस्टम बन जाएगा तो कृषि आधारित भी उद्योग हो जाएगी, बिजली होगी
तो बहुत से हमारे जो तकनीक को जानने वाले लोग हैं, जो कहीं पर टेक्सटाइल में लोग जा करके रोक काम करते होंगे, तो यहाँ भी लग सकता है उन सारी चीज़ों की फैक्ट्री, और लोग यहाँ भी काम कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग मुंबई में रहते हैं, तो वहाँ लोग बैग का काम, बैग बनाते हैं, जो बच्चों का जो कैरी बैग, और फिर लोग सप्लाई करते थे। तो हमने कहा कि भैया तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, बोला कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही है, बिजली होनी चाहिए, बिजली नहीं होगी तो मशीन चलेगी नहीं। तो आपका सर हमने कहा कि भाई इन क्षेत्रों में सरकार को विशेष और ध्यान देनी चाहिए, तब फिर इतनी बड़ी आबादी जो आई हुई है तो फिर उनको हम रोजगार दे सकते हैं। और रोजगार के लिए जब बिजली रहेगी, उनको जमीनें मिलने लग जाएगी, इसलिए बोले कि क्षेत्र आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और बिजली तो सभी जगहों पर आपको पहुंचानी पड़ेगी, उसमें जितनी, और बिजली में भी जो चोरी होता है बाकी होता है। सर पिछली सरकार में मोमेंटम झारखंड, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये सारी चीज़ें उद्योगपतियों को, औद्योगिक घरानों को झारखंड लाने की बात हुई थी। तो ये पिछले 5 साल में कुछ न कुछ तो बुनियादी सुधार तो हुए होंगे। नहीं बुनियादी, लेकिन रांची के आसपास में ही हुआ है, और उसका कई कारण झारखंड में है। ये लेकिन एक आप राजनीतिक स्टेटमेंट दे रहे हैं सर कि बुनियादी सुधार पिछली 5 साल। नहीं, मैं राजनीति बता रहा हूँ ना, जैसे आपने उद्योग के बारे में बताया, मैं वो बता रहा हूँ। जैसे टेक्सटाइल के क्षेत्र में पिछली सरकार ने मोमेंटम झारखंड में अच्छा काम किया, लेकिन जितनी भी उद्योग लगे हैं वो रांची के आसपास। कोई भी व्यापारी आते हैं, अपने आप को चाहते हैं कि हम नज़दीक में ही लगे, ठीक है ना। हमारा ये कहना है कि हमें उस समय तो ये क्या कहते हैं, कोविड जैसे महामारी थे नहीं, तो लोगों ने इस प्रकार की देखा नहीं कि भाई कहाँ कितने लोग बाहर जा रहे हैं। जैसे हम लोगों को कहते हैं, अगर आज भी आप देखें जितने लोग बाहर गए हुए, तो सबसे अधिक संख्या आपको गिरिडीह जिला के मिलेंगे, सबसे अधिक संख्या। आप सरकार के आंकड़ा देख लें, कोडरमा है, हजारीबाग का एक पार्ट जो जीटी रोड से सटा हुआ है, चतरा है, बगोदर, हाँ बदवाई, और फिर पलामू है। तो हमने कहा कि भाई इन क्षेत्रों में जमीन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उद्यमी वहाँ जाना नहीं चाहता है तुरंत, आप उनको वहाँ ले जाना पड़ेगा फैसिलिटेट करके। वो चाहता है, हर कोई चाहता है कि रांची में हम लगावें, जमशेदपुर में हम लगावें, क्योंकि उनको यहाँ सुविधा होती है। तो इसलिए हमने कहा कि पहले हम ठीक है सोचते थे, लेकिन जब हमको, इसलिए हमने कहा कि उसको आपको चिन्हित करना पड़ेगा कि इन क्षेत्रों में हमें क्या करना पड़ेगा। सर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों में कोविड-19 के दौरान 5 बार विभिन्न सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, और उस दौरान हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड ने बार बार कहा है कि 192 रुपये की जो मनरेगा की राशि निर्धारित है, इसको कम से कम 50% बढ़ा दिया जाए। कितने सहमत हैं आपके उनके इस? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा ना, केंद्र सरकार ने उसको शायद 200 रुपया कुछ किया है। हमारा कहना है कि भाई राज्य सरकार को खुद भी अपने से बढ़ानी चाहिए ना। हम भी तो एक रोल मॉडल बन सकते हैं, लेकिन हम पिछलगू ही मांग एकदम भिखारी की तरह हम क्यों पड़े हुए। आपको मैं बताऊं, हम भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, केंद्र में भी हमारी ही सरकार थी उस समय, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। तो आपको कई योजना हमने झारखंड से शुरुआत की, हमने किसी की कोई इंतजार नहीं की, और फिर उस योजना को केंद्र को अच्छा लगा, जैसे पारा टीचरों वगैरह की हमने यहीं से शुरुआत की थी, कैसे बहाल करना। आपने तो खैर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री के दौरान कुछ योजनाएं झारखंड को दी भी। हाँ, उस समय भी, और हम कह रहे थे कि उसके बाद बच्चों को साइकिल देना, बाद में कई राज्यों ने उसको एक्सेप्ट किया। हम हर चीज, मेरा कहना है कि भाई हमारे अंदर में है तो हमें इसको करके दिखाएं। अब केंद्र के जैसे जो मनरेगा में जो मजदूरी मिलता है, कुछ पार्ट केंद्र सरकार देती है, तो हमारा कहना राज्य सरकार को भी कुछ पार्ट लगानी चाहिए, तो क्या दिक्कत है। चलिए सर, एक आखिरी सवाल, सत्ता पक्ष आपको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा क्यों नहीं दे रहा? अब हमने इस बात पर अपनी ओर से कहना छोड़ दिया है। विधानसभा में हमने सार्वजनिक रूप से, जब कई दिन हमारे पार्टी के विधायक लोग आवाज उठा रहे थे, तो विधानसभा बाधित हो रहा था। उस दौरान मैं भी था विधानसभा में, और आपने आगे बढ़ के विधानसभा के संचालन के लिए जब उस दिन मैंने कह दिया है, तो फिर मैं उस बारे में अपने लिए नहीं कहता हूँ। मैं तो इतना ही मानता हूँ कि 14 वर्षों के बाद हम पार्टी में आए, और पार्टी ने जिस प्रकार से स्वागत किया, जितनी हमें उम्मीदें नहीं थी,
और फिर हमारी चाहत नहीं होने के बावजूद हमने केंद्र के नेताओं को कह दिया था कि हमें 2-3 साल कुछ भी काम मत दीजिए, छोड़ दीजिए, हम कोई दिक्कत नहीं होगी, हम थोड़ा 14 साल तक बहुत घूमे हैं, फिर 2-3 साल बैठ करके कुछ हम लिखा पढ़ी करेंगे, आराम से कुछ करेंगे पार्टी की, लेकिन कोई जिम्मेवारी ना दीजिए, नहीं तो फिर समाज में ये भी मैसेज जाएगा हम यही बनने के लिए हम बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में वापस है। लेकिन पार्टी ने नहीं माना और भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, विधानसभा में विधायक, हमारे जो विधायक है पार्टी के, तो सबों ने सर्वसम्मति से दल के हमें नेता चुना। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा हमारे लिए और कोई मान सम्मान नहीं हो सकता है। अब इसलिए हमने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष हमें बनाते हैं, मान्यता देते हैं, नहीं देते हैं, हमें उसकी कोई शिकायत नहीं है। जहाँ पार्टी में हमको जिस प्रकार से स्वागत किया, पार्टी ने जो मान और सम्मान दिया, यही मेरे लिए पूंजी है। तो ये थे झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी। 2000 में जब 15 नवंबर को झारखंड का गठन हुआ था, तब पहले मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली थी और तब से लेकर अब तक झारखंड की राजनीति को बहुत करीब से जाना है। केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो झारखंड की स्थिति, दशा और दिशा इनसे छुपी हुई नहीं है और बहुत सारी बातों पर इन्होंने खुलकर विस्तार पूर्वक बातें बताई भी और साथ ही साथ कुछ राजनीतिक कथन भी निकलकर सामने आए जो हो सकता है आने वाले समय में राजधानी रांची की परिस्थितियों को बदलने में बहुत सफल साबित होगा। आज के इस खास बातचीत में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप सुन रहे थे बाबूलाल मरांडी, जो कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे और साथ ही अभी फिलहाल बीजेपी में नेता प्रतिपक्ष हैं और लगातार भूमिकाओं को निभा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राज्य में राजनीति हो रही है, उस पर उनकी प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।